CAPFAC 2024 जो स्कॉलरशिप टेस्ट था उसका जो पेपर 1 का हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसमें आज हम पार्ट 4 देखेंगे। पार्ट 4 में हम क्वेश्चन नंबर 76 से 100 क्वेश्चन नंबर तक देखेंगे, यानी कि नेक्स्ट 25 क्वेश्चन इसमें से होगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके डायरेक्ट होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है। तो एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट लेने हैं। Question number 76. The very high heat of vaporization of water is mainly as a result of high heat of vaporization. Vaporization, heat of vaporization का मतलब क्या होता है कि जो आपका लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है इसका मतलब क्या है, इंटर आयोनिक डिफरेंस, ये जो डिस्टेंस है इंटर आयोनिक डिस्टेंस, यानी वो बढ़ रहा है। सॉलिड जनरली मैं कह रहा हूं, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, क्योंकि वाटर में जो क्या होता है कि लिक्विड मोर कंपैक्ट होता है। बहुत सारे मेटल्स, मेजोरिटी मेटल्स जो में है क्या होता है, तो इसमें सोलिड आपका मोर कॉम्पैक्ट होता है, लेकिन वाटर जो कॉम्पैक्ट होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। लेकिन चूंकि यहां वेपोराइजेशन हो रहा, तो ये इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, यदि ये होता कि लिक्विड मोर कॉम्पैक्ट क्यों है सोलिड के, यानी वाटर के केस में, तब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन यदि आपका वेपोराइजेशन है तो इसमें इंटर आयोनिक अट्रैक्शन जो है उसको ब्रेक करने में एनर्जी आपका लगाना होता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है, अ कंटेनर इज फर्स्ट फिल्ड विद वाटर एंड देन द इंटायर वाटर इज रिप्लेस्ड बाय मरकरी। जो मरकरी आप Hg पारा जानते हो। शो मरकरी हैज अ डेंसिटी ऑफ 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। इसका मतलब क्या है कि वाटर यदि इस कंटेनर में होता तो ये सिंपली 30, ये 10 टू द पावर 3 kg होता। लेकिन ये जो आपका वाटर का डेंसिटी इतना है, केजी मीटर पर क्यूब, और जो आपका मरकरी है उसका 13.6, यानी कि वाटर से 13.6 टाइम एक्स्ट्रा है। इफ एक्स इज द वेट ऑफ वाटर, बाई इज द वेट ऑफ मरकरी, देन तो देखो कौन ज्यादा है, बाई आपका है, मरकरी ज्यादा है, तो मरकरी क्या होगा 13.6 इंटू एक्स, यानी कि वाटर, तो ये आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पोस्टल सिस्टम इन मेडाइवल इंडिया। हॉर्स पोस्टल सिस्टम वाज नोन एज उलूक। तो जो हॉर्स पोस्टल है उसको उलूक कहा जाता था, तो ये सही है। फुट पोस्ट वाज नोट नोन एज दावा, तो फुट पोस्ट दावा कहा जाता था, तो ये नहीं कहा नोट है, तो वॉज का ये नोन, तो ये आपका गलत हो गया। तो इसका मतलब वन सही होता, ये नोट ना रहता तो दोनों सही हो जाता। ओके, तो इसका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 79, सपोज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज of equal masses is F. If each mass is doubled, keeping the distance of separation between them unchanged, the force would be। तो यह क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स G, G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। G m1 m2 और बाई आर स्क्वायर या डी स्क्वायर जो भी कर सकते हो। अब ये देखो डिस्टेंस सेम रहता है, चेंज नहीं होता है, जी आपका कांस्टेंट है तो सेम है, मास दोनों का 2 और 2 हो जाता है, तो फोर्स क्या होगा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, इसमें कह रहा, मास ऑफ ए पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। यह सही है। जो मास है किसी वस्तु में, जो अमाउंट है मैटर का प्रेजेंट, वो है, तो सही है। डज नॉट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यह सही है। वेट चेंज होता है, प्लेस ये मास नहीं। चेंजेस द चेंजेस विद चेंज इन ग्रेविटेशनल फोर्स, नो, ग्रेविटेशनल से वेट चेंज होता है, मास नहीं। तो ये 3 गलत हो गया, फर्स्ट एंड सेकेंड आपका सही है। तो आंसर क्या हो गया आपका बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 81 का रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर हार्मफुल फॉर हेल्थ इफ प्रेजेंट इन फूड आइटम्स। बहुत सारे जो फूड आइटम्स में इम्प्यूरिटी होते हैं और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, तो हेल्थ के लिए क्या है, हार्मफुल है।
तो वो पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू, अब यदि पेस्टिसाइड्स आपने कीड़े को मारने के लिए पीड़कनाशी दिया, अब वो तो दिया कि जो कीड़े मकोड़े हैं उनको मारना है, अब वो रह गया तो आपके लिए हेल्थ के लिए हानिकारक होगा, तो ये सही है। नेक्स्ट आपका है लेड, यस शीशा भी ज्यादा हुआ तो ये 1 और 2, तो देखो 2 भी होगा 1 भी होगा, तो ये अभी आपका बरसटा है। मेटानील एलो, मेटानील एलो क्या होता है? मेटानील एलो एक टाइप ऑफ, कह सकते हैं एसिडिक टाइप ऑफ सब्सटेंस होता है, जिसको हम पीएच इंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं। पीएच इंडिकेटर डिफरेंट टाइप्स के चीजें होती है, प्राकृतिक भी होती है, कुछ आपका कृत्रिम भी, आर्टिफिशियल भी होते हैं। तो ये जो मेटानील एलो है ये भी आपका हार्मफुल होता है। तो 1 2 3, तो 1 2 3 इसी में है। और मरकरी, मरकरी भी हार्मफुल है ऑब्वियसली, मिनीमाटा डिजीज देखते हो मरकरी के कारण ये होता है। ओके, सो 1 2 3 4 ये ऑल करेक्ट है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82, इसमें से एक्चुअली जो आंसर की है वो ड्यू टू टाइप एरर वो आपको गलत पहुंच गया था, तो उसको चेक कर लेना है, चेंज कर लेना है। द दरगाह ऑफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है उसका दरगाह कहाँ लोकेटेड है? तो दरगाह यानी कि उनका जो जहां उनका डेथ होता है तो उस जगह को दरगाह कहते हैं। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है ये इन्हीं के नाम पे जो है कुतुब मीनार जो है इन्हीं के नाम पे जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये बनवाया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इज लोकेटेड इन दिल्ली, सही है। दरगाह ऑफ फरीदुद्दीन गंज ए सेकर इज लोकेटेड इन अजोधन पाकिस्तान, ये सही है, दोनों सही है, तो सी इसका हो जाएगा। ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट ये लिया हुआ है। तो जो आपका है मेजर टीचर ऑफ चिश्ती सिलसिला, तो देखो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती और चिश्ती जो भी, तो 1235 में इनका डेथ होता है, ये अजमेर शरीफ में है। नेक्स्ट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तो इनका भी 1235, तो ये दिल्ली। ये आपका शेख फरीदुद्दीन गंज ए सखर, ये इनका 1265, तो ये अजोधन पाकिस्तान। और शेख निजामुद्दीन औलिया 1325 दिल्ली। और शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली, तो ये 1356 इनका भी दिल्ली है। तो ये आपको नेक्स्ट आपका है इन इंडिया द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज ऑब्जर्व एनुअली, जो महिला है, बच्ची हैं, लड़कियां हैं, उनको जो सुविधाएं देने के लिए और उनको प्रोटेक्शन के लिए, उनको आगे लाइफ में अच्छा कर सकें उनके लिए जो है ये गर्ल चाइल्ड डे बालिकाओं के लिए मनाया जाता है। तो ये एवरी ईयर कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट ये कह रहा है अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलिश्ड इन इंडिया। अब ये देखो एक्चुअली में क्या है कि अनटचेबिलिटी जो है वो भारत में जो है अनटचेबिलिटी ये कर दिया गया है, एबोलिश कर दिया गया है, यस। अब बोलोगे कि प्रैक्टिकली लिटिल आपके बहुत जगह आपको देखने को मिलता है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनली एबोलिश कर दिया गया, तो ये सही है। इन इंडिया प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी इज एन ऑफेंस, यस ये ऑफेंस है। द सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955 डील्स विद अनटचेबिलिटी, ये भी है। द ऑफेंस ऑफ अनटचेबिलिटी इज पनिशेबल बाय लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट, नो ये यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि ये क्या है फंडामेंटल राइट का पार्ट है। फंडामेंटल राइट आपका आर्टिकल 17 में है। और फंडामेंटल राइट्स जो भी, ये आपका जानते हो कि फंडामेंटल राइट्स किसी का वायलेट हो रहा है तो डायरेक्ट आपका सुप्रीम कोर्ट तक में जा सकता है, तो वह स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में नहीं है। पार्लियामेंट इस पर कोई भी एक्ट बना सकती है, ठीक है। तो इसका डी आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 85 का रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वंस इट वाज क्लियर्ड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान ड्यू टू पार्टीशन ऑफ कंट्री टोटल मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिड्यूस टू 293 ने 299। इनिशियली देखोगे चूंकि पाकिस्तान के मेंबर्स थे वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट थे, और इनफैक्ट जो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी उसमें भी वो पार्ट थे, जैसे लियाकत अली और बहुत सारे लोग थे। वन ये अब हो गया कि क्लियर कि अब पाकिस्तान बनेगा, देश का डिवीजन हो गया, देश इंडिपेंडेंट हो गया, तो जो पाकिस्तान के मेंबर्स थे वो चले गए, तो जो पाकिस्तान के मेंबर चले गए तो हमारे 299 ये बचे। नेक्स्ट ऑन 24 ऑफ
जनवरी व्हेन फाइनली इट वाज साइंड 28 मेंबर्स वेयर प्रेजेंट एंड साइंड। यस, ये सही है, तो बी इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86, आइडिया ऑफ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम वाज टेकन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट एक तरह से यह है कि जो सबसे आगे निकल गया। इसका मतलब क्या है कि कैंडिडेट बहुत सारे सपोज हैं, तो उनको सबसे ज्यादा, एक होता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। इसका मतलब है ना कि आपको 50+ हर हाल में लाना है। जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो 50% से ज्यादा वोट आना चाहिए, तभी जाकर के वो इलेक्ट होंगे। लेकिन यहाँ सिस्टम क्या है कि सपोज करो कि 50 कैंडिडेट हैं। अब 50 कैंडिडेट हैं तो 50% को जरूरी नहीं है विनर को हो सकता है जस्ट 3% आए, बाकी सबको, किसी को 1%, किसी को 1.5%, किसी को 2%, किसी को 2.5%। तो जिसको इवन 3% वोट आया है वो भी जीत जाएगा। तो ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट, आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर्स वेयर टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। नो, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ट्रेड एंड कॉमर्स के संबंध में कुछ चीजें ली गई है। तो जो ये रेसिडुअल पावर का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहा जाता है कि एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है। इसका मतलब है कि ये विद टाइम पासेस ये इवोल्व हो रहा है। इवोल्व हो रहा है तो बहुत सारी चीजें इसमें नई ऐड होगी, बहुत सारी चीजें ऑब्सोलीट हो जाएगी, तो उसको हम डिलीट करेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर थे वो सब चीज नहीं जानते थे ना, टेक्नोलॉजी से लेकर के बहुत सारे सिचुएशंस क्या आएगा। तो वो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, जो आपके शेड्यूल 7 में डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो यदि कहीं मेंशन नहीं है तो वो उस पर कौन है, यूनियन पार्लियामेंट जो है लॉ बनाएगी। तो ये कहां से लिया गया है, ये कनाडा से लिया गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है, तो ए आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 87 है, जवाडी हिल्स आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो जवाडी हिल्स जो है वो तमिलनाडु राज्य में है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। बेलिकोंडा हिल्स आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है कि अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोहिबिटेड, यानी कि कौन प्रतिषिद्ध और निषिद्ध नहीं है। तो कन्फर्मेंट ऑफ मिलिट्री टाइटल बाय द स्टेट, यस, ये आपका प्रोहिबिटेड नहीं है। तो यही आपका प्रोहिबिटेड नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। ये प्रोहिबिटेड नहीं है। जैसे मान के चलो ना कि आप किसी को परमवीर चक्र देते हो, किसी को आप महावीर चक्र दे रहे हो, किसी को शौर्य चक्र दे रहे हो, कीर्ति चक्र दे रहे हो, तो ये प्रोहिबिटेड नहीं है। तो ये आंसर हो गया। बी, एन इंडियन सिटीजन एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम ए फॉरेन स्टेट, यदि कोई फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल आपको दे, कोई सम्मान दिया जा रहा है कुछ भी, तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेना पड़ेगा। ओके, तो ये आपका जो है प्रोहिबिटेड है। An individual who is not a citizen of India but holding an office of profit in India accepting a title from a foreign state after informing the President of India. Yes. जो आप ये है ये आपका जो है प्रोहिबिटेड है। आपको ये कर सकते हो, लेकिन आप नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया बट होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन इंडिया एक्सेप्टिंग ए टाइटल आफ्टर इन्फॉर्मिंग द प्रेसिडेंट ऑफ, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये कर दिए हो, तो ये आपके जो हैं ये एक सेकंड, सॉरी सॉरी, जिक्र कर रहा है कि भारत के आप नागरिक नहीं हो, लेकिन आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये हो और एक्सेप्टिंग ए टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट आफ्टर इन्फॉर्मिंग, तो ये प्रोहिबिटेड है। ये प्रेसिडेंट फिर प्रॉपर कह देंगे, इन्फॉर्म सिर्फ करने से नहीं, एक्सेप्ट हो जाएगा, होना चाहिए। नेक्स्ट है, एन इंडिविजुअल होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ ट्रस्ट अंडर द स्टेट एक्सेप्टिंग एनी प्रेजेंट विदाउट इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये भी आपका प्रोहिबिटेड है। ठीक है, तो ये आपका ए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो कह रहा है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी, कब इमरजेंसी कर सकते हैं, ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर, एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। यस, या तो वॉर, एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन, और उनको ऐसा लगता है, ठीक है ना, तो एक ये भी, और उसमें से एक होता है कि या उनको ऐसा अंदेशा, ठीक है। तो लेकिन ये स्टेटमेंट सही है। ओनली the decision of the Union Council of Ministers is communicated to him in writing। तो ये कह रहा है कि यदि उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल, एक्चुअली जनरली ये यूनियन आपका कैबिनेट स्पेसिफिक होता है, तो वो आपका लिखित में देता है तब, ठीक है। ओनली इफ
both the houses of parliament approve the proclamation after its ये promulgation नहीं। एक्चुअल में क्या है कि यदि मान के चलो कि लोकसभा कुछ समय डिजोल्व सपोज है या लोकसभा उस समय सेशन में नहीं है, तो ऐसे इंस्टेंट उसको पास करने की जरूरत नहीं होती है, इनफैक्ट वो इमरजेंसी लग जाता है। लेकिन जब लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट होता है तो विद इन 1 मंथ में उसको पास होना ये होता है, ये सिचुएशन है। तो 3 इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 और 2 सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 यदि देखो तो यूनियन एक्चुअली केंद्रीय मंत्रिमंडल, तो मेन यहाँ इसको कैबिनेट आप ये समझ लो, ठीक है। तो कैबिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो ये है, ठीक है। तो 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। माउंट मकालू इज लोकेटेड इन म्यांमार। नो, माउंट मकालू जो है वो आपका नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे लोकेटेड है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। नंदा देवी पीक इज लोकेटेड इन उत्तराखंड स्टेट, ये सही है। नंदा देवी जो पीक है, नंदा देवी चोटी जो है वो उत्तराखंड में है, तो सही है। तो डी इसका करेक्ट है। Question number 91. In terms of economy, the visit by foreign nationals to participate in G20 summit in India. अभी इंडिया G20 समिट का इंडिया प्रेसिडेंसी था। अब मान के चलो कि वहां से कुछ लोग आए, यहाँ कुछ परचेजिंग, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेड ऑफ स्टेट आए और बहुत सारे लोग आए, तो उन्होंने कुछ परचेजिंग किया, कुछ वो अपनी खर्च की। तो इंडिया के टर्म्स में क्या है, वो एक्सपोर्ट है। तो ए इसका ये। जैसे मान के चलो ना, एक्सपोर्ट इसको ऐसे समझो कि सपोज उन्होंने 100 रुपी यहाँ खर्च किया, तो वो फॉरेन नेशनल है, उन्होंने यहाँ 100 रुपी दिया। अब इसको ऐसे मान लो कि वो वहीं रहते और आप उनको 100 का कुछ सामान दे देते, तो एक्सपोर्ट ही होता ना। तो वो इंडिया से कुछ सामान को कंजम्पशन किए या कुछ ले गए, तो वो तो एक्सपोर्ट में ही शामिल है। तो ए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, फिजिकल स्टिमुलस यानी कि वित्तीय उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का क्या काम होता है, किसी रिएक्शन को बढ़ाना। तो जो फिजिकल स्टिमुलस है, वित्तीय उत्प्रेरक, इसका मतलब क्या है कि जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, तो ये जो अर्थव्यवस्था की स्थिति को अच्छा करेगा, अर्थव्यवस्था के कंडीशंस को बेटर करेगा। तो इट इज अ मैसिव इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ गुड्स टू मीट द डिमांड सर्च कॉज्ड बाय रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये कह रहा है कि यह सरकार द्वारा उत्पादन क्षेत्र में किया गया बृहद निवेश है, जिसका लक्ष्य माल की आपूर्ति का तीव्र आर्थिक विकास के कारण बढ़ी हुई मांग को पूरा करना। अब ये कोई जरूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, अभी हम आगे देखते हैं। और इट इज एन इंटेंसिव अफर्मेटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री। तो ये एग्रीगेट, ये उससे बेटर है क्योंकि ये एग्रीगेट इकोनॉमी में कर रहा। अब सी भी देख लेते हैं। इट इज गवर्नमेंट्स इंटेंसिव एक्शन ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखो ये कर रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो सिर्फ ना तो मैन्युफैक्चरिंग ना फाइनेंशियल, तो ये अभी तक इसमें से बेटर है। नेक्स्ट डी, इट इज एन अफर्मेटिव एक्सट्रीम अफर्मेटिव एक्शन बाय द गवर्नमेंट टू परस्यू इट्स पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये सिर्फ फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है, मोर एक्सटेंसिव, मोर इंक्लूसिव जो है, ये आपका बी है। तो आपका बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 है, 93 है। कंसीडर द फॉलोइंग एक्शंस विच द गवर्नमेंट कैन टेक। मींस डिवैल्यूइंग द डोमेस्टिक करेंसी। यानी कि डिवैल्यूइंग डोमेस्टिक करेंसी का मतलब है कि आपका सपोज रुपया है, यानी कि $1 बराबर सपोज 80 था, अब आपने डिवैल्यू कर दिया तो $1 बराबर आपका 85 हो गया या 90 हो गया, व्हाटसोएवर। रिडक्शन इन एक्सपोर्ट सब्सिडी। एक्सपोर्ट सब्सिडी का मतलब है कि आप किसी चीज को एक्सपोर्ट करने पे 10 रुपीज सब्सिडी दे रहे थे, अब उसको रिड्यूस कर दिए यानी 5 रुपी कर दिए। और एडॉप्टिंग सुटेबल पॉलिसी विच अट्रैक्ट्स ग्रेटर एफडीआई एंड मोर फंड्स फ्रॉम एफआईआई। तो ये कौन सा कह रहा है कि विच ऑफ द एबव एक्शन और एक्शंस कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द करेंट अकाउंट डेफिसिट। करेंट अकाउंट डेफिसिट का क्या मतलब है कि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो डिवैल्यू अपने डोमेस्टिक करेंसी को करोगे तो आपका जो गुड्स होगा वो रिलेटिवली चीपर होगा इंटरनेशनल मार्केट में, तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो ये फर्स्ट तो सही होगा। तो फर्स्ट जब सही होगा तो दो ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। सेकंड है रिडक्शन इन एक्सपोर्ट सब्सिडी। आप एक्सपोर्ट सब्सिडी हटा दोगे तो वो तो डिमोटिवेट होगा ना एक्सपोर्ट में, तो ये नहीं होगा। एडॉप्टिंग सुटेबल पॉलिसी, यदि आप एफडीआई मोर अट्रैक्ट करते हैं, इसका मतलब क्या है, एफडीआई आता है इसका मतलब रुपए का आपका डिमांड बढ़ेगा। तो जब बढ़ेगा आपका और अधिक डॉलर आएगा, तो इसका मतलब क्या है कि वो इन्वेस्टमेंट निवेश हो रहा है, तो पॉजिटिव होगा। तो ये भी सही है, तो डी हो जाएगा 193। 94 नंबर G20 जो प्रायोरिटी इंडिया का क्या है।
ग्रीन डेवलपमेंट यस, वुमेन लेड डेवलपमेंट यस, क्लाइमेट फाइनेंस यस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यस। तो ऑल 1 2 3 4 है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95, हिमालयज पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स। तो यदि आप देखो इस क्वेश्चन का आंसर, यूटी जो J&K है, ये यूटी जब नहीं था तब 12 स्टेट्स थे। अभी जो है ये आपका यूटी बन गया है, तो जब यूटी बन गया आपका तो 11 स्टेट्स और 2 यूटीज। तो स्टेट्स पूछ रहा है तो 11 आपका जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 96 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन डायरेक्टली। इसमें से ऑक्सीजन से डायरेक्टली कौन नहीं? फेरस तो करता ही है, जिंक करता ही नहीं है। अब आपके पास दो ये है, टाइटेनियम और प्लेटिनम, दो में आपका डाउट है। तो जो ये प्लेटिनम है वो डायरेक्ट ये नहीं करता है, तो ये आपका सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जेलेपला पास इज लोकेटेड इन सिक्किम, यस ये सही है। बुमडीला पास इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, तो ये भी सही है, तो दोनों सही है, तो सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑर्गेनल अदर देन न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल हैज इट्स ऑन डीएनए, राइबोसोम एंड प्रोटीन्स। तो कह रहा है कि न्यूक्लियस में भी ये पाया जाता है। ये चीज ध्यान रखो, इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन एक तरह से है कि ये भी न्यूक्लियस में तो पाया जाता है, न्यूक्लियस के अलावे कौन है जिसमें पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली वे में हम और दूसरे क्वेश्चंस में देख चुके थे। तो ये कौन सा है? तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99, इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन इंडिया those rivers whose catchment area is more than 25,000 स्क्वायर किलोमीटर आर नोन एज मेजर रिवर बेसिन। एनसीईआरटी में यदि आप डायरेक्ट देखोगे तो इसमें है 20,000 है, ये 25 नहीं 20,000, तो 20,000 से अधिक। अब इनफैक्ट देखो गंगा बेसिन है तो उसके लाख में है, गोदावरी है बहुत जब बड़ा है, तो लेकिन 20,000 कम से कम होने चाहिए। और 2 से 20,000 जिसका होता है वो मीडियम वाले होते हैं, और जो आपका 2000 से कम है वो स्मॉल होते हैं। तो इन इंडिया देयर आर 14 मेजर रिवर बेसिन, यस ये भी डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी उसी सेम चैप्टर से है। 77% ऑफ द रिवर कम्स अंडर दोज रिवर बेसिन विच ड्रेन देयर वाटर इन बे ऑफ बंगाल, यस सही है। तो 77% यदि बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज करते हैं रिवर, जो है ये कैचमेंट एरिया जिनका आता है, तो 23% जो रिमेनिंग एरिया वाले हैं वो कहाँ डिस्चार्ज करेंगे? तो वो अरेबियन सी में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, तो सेकंड एंड थर्ड बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, an Indian business person buys shares in a British car company. This transaction will be reflected. तो देखो क्या होता है कि इंडियन जो है बिजनेस पर्सन है, वो उसने शेयर खरीदा, यानी कि एक तरह से वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, वो आपका फॉरेन में इन्वेस्ट किया। अब ये देखा जाए तो ये क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में नहीं है, क्योंकि सामान तो नहीं ले रहा ना उसका। देखो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड में तब आएगा जब हम मान के चलो कि कुछ पैसे बाहर दिया और उससे हम कोई गुड्स खरीदते या सर्विसेज खरीदते, तो वो बैलेंस ऑफ ट्रेड में आता था। लेकिन ये बैलेंस ऑफ ट्रेड में नहीं आएगा, तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो आएगा, बट नॉट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं। तो कैपिटल अकाउंट का तो वो पार्ट है, लेकिन करेंट का नहीं है, तो इसका बी हो जाएगा आंसर। तो इसमें 100 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट जो हम करेंगे उसमें से फिफ्थ पार्ट, तो उसमें से 101 से 125 क्वेश्चंस तक। ओके, थैंक यू।